Hello student, welcome to today's lesson. Today we are going to discuss class 12th geography question bank. So let's start today. सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भूगोल विषय में परिचय प्राप्त होता है और ऑप्शंस हैं समाज का, संस्कृति का, साहित्य का और आखिरी ऑप्शन है प्रकृति एवं मानव का। तो हमें पता है कि भूगोल में हम लोग प्रकृति और मानव का अध्ययन करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति के घटक हैं और ऑप्शंस हैं भौतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और लास्ट ऑप्शन है आर्थिक पर्यावरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक पर्यावरण। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक पर्यावरण के तत्व नहीं है। हमें ध्यान देना है कि नहीं है, भौतिक पर्यावरण के तत्व नहीं है और ऑप्शंस हैं मिट्टी, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और लास्ट ऑप्शन नगर। तो क्लियरली आखिरी ऑप्शन द नगर भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। बाकी तीनों मिट्टी, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पतियाँ भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र हैं और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सामाजिक भूगोल, ब जनसंख्या भूगोल, स आर्थिक भूगोल और द उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। मानव भूगोल के ये सारे प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें सामाजिक भूगोल, राजनीतिक, जनसंख्या भूगोल और आर्थिक भूगोल तीनों आते हैं। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति पर मानव की विजय को संभव बनाया है और ऑप्शंस है हमारे इसके लिए अन्वेषण एवं विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण और स क्षेत्रीय विभेदन और द उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। प्रकृति पर मानव की विजय को संभव बनाया है, इसमें तीनों का हाथ है, अन्वेषण एवं विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण और क्षेत्रीय विभेदन। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य एवं सत्कार योग्य है, यह कथन संबंधित है और हमारे ऑप्शंस हैं अ संभाववाद, ब पर्यावरणीय निश्चयवाद, स व्यवहारवाद, द नव निश्चयवाद। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ संभाववाद। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे अब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें खाली स्थान भरने हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव भूगोल। मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, इसमें किसी राज्य में सड़कों, रेल मार्गों एवं जल मार्गों के जाल का वही महत्व है जो मानव शरीर में डैश का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिसंचरण की धमनियाँ। मतलब कि जिस प्रकार हमारे शरीर में ब्लड को, रक्त के परिसंचरण में धमनियों का योगदान होता है, उसी प्रकार किसी राज्य में सड़कें, रेल मार्ग और जलमार्ग उसी की भूमिका निभाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि को डैश कृषि कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झूमिंग कृषि कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, घर्षण एवं ऊष्मा सिद्धांत ने डैश की खोज की। तो इसका आंसर हमें पता है कि घर्षण एवं ऊष्मा के सिद्धांत ने अग्नि की खोज की, आग की खोज की। क्वेश्चन नंबर 5, तीव्र गति से चलने वाले यान डैश नियम का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुगति नियम का। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों की समझ से डैश पर विजय प्राप्त होने लगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीमारियों पर।
हमारे डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों को हम समझने लगे हैं। इसके कारण इसी के बलबूते हम बीमारियों यानी डिसीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए हैं और कर भी रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन 7, डैश किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी, मतलब कि इंडस्ट्रीज। प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। ओके, तो हम देखेंगे ए प्रौद्योगिकी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में सहायक होती है। इससे पहले हमने पढ़ा भी है कि प्रौद्योगिकी किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। तो अ का हो जाएगा, सही जोड़ी मिलाएंगे हम ई के साथ। ओके, इसके बाद सेकंड देखेंगे डीएनए एवं आनुवंशिकी। हमने इससे पहले ही पढ़ा था कि बीमारियों पर विजय प्राप्त करने में हमारा सहयोग है, सहयोग प्रदान कर रहे हैं अगर हम डीएनए और आनुवंशिकी के बारे में जान सकें। तीसरा देखेंगे प्रकृति पर विजय। प्रकृति पर विजय, इसकी बातें कौन बोलता है? संभाववाद बोलता है। फोर्थ देखेंगे रुको और जाओ, इसका करेक्ट सही जोड़ी हो जाएगी नव निश्चयवाद, इसकी बात करता है रुको और जाओ की। पांचवा देखेंगे उत्तर आधुनिकवाद का उदय कब हुआ? तो इसका उदय हुआ था 1990 में हुआ था। और लास्ट ऑप्शन हमारा कल्याणपरक विचारधारा का उदय, इसका उदय हुआ था 1970 में। आ हो जाएगा इसका आंसर 1970। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य लिखिए। मतलब कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कथन सत्य है या गलत है। इसका पहला क्वेश्चन है भौतिक पर्यावरण में मानव सम्मिलित है, तो बताइए यह सही हुआ या गलत? तो ये बिल्कुल गलत है, भौतिक पर्यावरण में मानव सम्मिलित नहीं होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे प्रकृति एवं मानव अविभाज्य तत्व हैं। बिल्कुल सही बात है, मानव और प्रकृति को हम अलग नहीं कर सकते हैं। व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल का उपक्षेत्र है, तो ये भी बहुत सही बात है कि जो व्यवहारवादी भूगोल है मानव भूगोल का एक क्षेत्र है। ओके, क्वेश्चन 4 देखेंगे निश्चयवाद विचारधारा के प्रमुख समर्थक रेडजेल थे, तो ये भी सही बात है, रेडजेल इस विचारधारा के समर्थक थे निश्चयवाद के। ओके, पांचवा देखेंगे ट्रॉन्डहाइम एक शहर का नाम है, ये भी सही है, ट्रॉन्डहाइम एक शहर का ही नाम है। क्वेश्चन 6 देखेंगे मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल अस्थिर प्रकृति एवं और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? मतलब कि किस आदमी ने, किस भूगोलवेत्ता ने इसके बारे में, इस कथन को बोला था भूगोल के बारे में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारी ईसी सैंपल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारी ईसी सैंपल। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन ला सकता है, यह किस वाद को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभववाद। संभववाद इसके बारे में बात करता है कि मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन ला सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे रुको और जाओ किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका आंसर हमने पहले भी देखा था, इसका आंसर हो जाएगा नव निश्चयवाद। इसका करेक्ट आंसर हो गया नव निश्चयवाद। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ, नव निश्चयवाद विचारधारा को किस भूगोलवेत्ता ने प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर।
तो इसका सही आंसर हो गया ग्रिफिथ टेलर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सारे 1 वर्ड वाले 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब हम अगले लेसन में देखते हैं। ओके, अध्याय 2, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं तथा वृद्धि। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनना है हमें। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से किसी देश का वास्तविक धन होता है? और ऑप्शंस हैं खनिज, वनस्पति, अर्थव्यवस्था और निवासी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निवासी। किसी भी देश का धन, वास्तविक धन वहाँ के लोग कहलाते हैं, वहाँ के निवासी कहलाते हैं। यह कथन किसने बोला था? यह नेल्सन मंडेला ने भी अपने बताया था कि किसी भी देश का धन उस वहाँ के लोग होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व जनसंख्या थी, और हमारे पास ऑप्शंस हैं 100 करोड़ से अधिक, 200 करोड़ से अधिक, 600 करोड़ से अधिक, 400 करोड़ से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 600 करोड़ से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और इसके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, बांग्लादेश, मैक्सिको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। और इसके बाद किसका नंबर आता है? चीन फर्स्ट में आता है और सेकंड पे भारत का नंबर आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, और ऑप्शंस हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एशिया महाद्वीप के 2 ऐसे देश हैं, चीन और भारत, जिनकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट और सेकंड नंबर में है। और लगभग ये हमारे विश्व की 17 से 18% भारत में है जनसंख्या, और 18 से 19% चीन में है। ओके स्टूडेंट्स, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मनुष्य रहना पसंद करते हैं, और इसके ऑप्शंस हैं पहाड़ों पर, मैदानों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में। तो हमें पता है कि मानव कहाँ रहना पसंद करते हैं? मैदानों में, जहाँ पे हमारे रहने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, मैदानों पे। इसलिए सब लोग मैदानों में रहना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल मतलब होता है कि जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है। विरल, इसका अपोजिट हो जाएगा सघन, मतलब कि जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है। इसके ऑप्शंस हैं अटकामा मरुस्थल, भूमध्य रेखीय क्षेत्र प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि ये विरल क्षेत्र नहीं है, सघन क्षेत्र है, जहाँ पे भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे देश हो जाते हैं जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, खनिज क्षेत्र डैश को आकर्षित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खनिज क्षेत्र जनसंख्या को, मतलब कि लोगों को आकर्षित करते हैं। जहाँ खनिज होंगे वहाँ पर लोग भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व के डैश नगर प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूल जलवायु। किसी भी क्षेत्र की अनुकूल जलवायु लोगों को आकर्षित करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वह स्थान जहाँ से लोग अन्य स्थानों को जाते हैं डैश स्थान कहलाता है। तो उसको बोलते हैं उद्गम स्थान, जहाँ से लोग दूसरी जगह जाते हैं। क्वेश्चन 4 देखेंगे। डैश क्षेत्र विश्व के सबसे सघन बसे क्षेत्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमने पहले भी ऊपर पढ़ा है, मैदानी क्षेत्र, और उसमें भी उपजाऊ मैदानी क्षेत्र। जहाँ की धरती उपजाऊ होगी, मैदानी क्षेत्रों की, वहाँ पे अधिक से अधिक लोग बसना चाहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सही जोड़ी, सही जोड़ियाँ बनाइए। ओके, पहला है विरल जनसंख्या। विरल जनसंख्या मतलब जहाँ पे कम जनसंख्या हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हमें अटकामा मरुस्थल। तो किसी भी मरुस्थल में जनसंख्या क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वहाँ पर जीवन जीने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं। इसलिए अटकामा मरुस्थल में जनसंख्या बहुत विरल है। ओके, सेकंड देखेंगे मल्थस का सिद्धांत। तो ये कब आया था?
1798 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या किसे बोलते हैं? 15 से लेकर 59 आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या में गिना जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की है? अफ्रीका महाद्वीप की है, जो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है। औद्योगिक क्रांति का उदय कब हुआ था? 1750 ईस्वी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य लिखिए, ट्रू और फॉल्स बताना, सही गलत हमें देखना है। क्वेश्चन फर्स्ट, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन सेकेंड, पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से अधिक है। यह भी बात सही है कि लगभग हमारी जनसंख्या विश्व की 700 करोड़ से अधिक हो चुकी है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। यह बात कुछ गलत लग रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि विकासशील देश जैसे भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन जो अभी विकसित हो रहा है, इनकी जनसंख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है और यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत अधिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों का सर्वाधिक ह्रास होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमें पता है जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा संसाधनों का हास्य होगा, जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतने ज़्यादा संसाधन लगेंगे, उतना ज़्यादा उनका हास्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, महामारियों से मृत्यु दर में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है, कोरोना वायरस आने से, महामारी आने से मृत्यु दर बढ़ गई है, लोग बहुत अधिक मात्रा में मर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण मृत्यु दर में कमी होना है। यह भी बिल्कुल सत्य है, जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण मृत्यु दर में कमी है। मृत्यु दर में कमी क्यों आ रही है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ डे पर डे अच्छी होती जा रही हैं, बेहतर होती जा रही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधियां रोजगार उपलब्ध कराती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां रोजगार उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारणों से हो सकता है? एक तो जन्म दर से, अगर जन्म दर बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा क्या हो सकता है? मृत्यु दर, अगर मृत्यु दर घटेगी तो भी जनसंख्या दर बढ़ेगी, अगर मृत्यु दर बढ़ती है तो जनसंख्या दर कम होगी। तीसरा कारण हो सकता है प्रवास। ओके, प्रवास का ही इंग्लिश में बोलते हैं इमिग्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये हमें पता होना चाहिए कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। घनत्व, जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन 4 देखेंगे, किसी भू आकृतिक प्रदेश में सघन जनसंख्या मिलती है। किस भू आकृतिक प्रदेश में सघन जनसंख्या मिलती है? तो हमने पहले भी देखा है, मैदानी भागों में। और कैसे मैदानी भागों में? उपजाऊ मैदानी भागों में और अधिक सघन जनसंख्या देखने को मिलती है, जहाँ पर अच्छे संसाधन हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अधिक जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले महाद्वीप का नाम लिखिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, हमें पता है एशिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा अधिक है, क्योंकि इसमें
अधिकतर ऐसे देश आ जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या, जैसे कि चीन, भारत, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ। ओके।